Hello everyone. Once again I welcome you all to the ongoing course on UPSC Prelims 2020। तो आज हम ज्योग्राफी के स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो यहाँ पे कवर अप करेंगे। सो आई एम ट्राइंग दैट अलॉन्ग विद द करंट अफेयर सेक्शन। जो आपकी मालूम है कि मैं पिछले लास्ट 1.5 ईयर्स का जो करंट अफेयर्स है यहाँ पे बीट थ्रू एमसीक्यूज या फिर मैं उससे आपको यहाँ पे कवर अप करा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जनवरी 2019 से लेकर के अप्रैल 2020 तक का जितना भी करंट अफेयर्स हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वो सभी यहाँ पे कवर अप करा रहा हूँ। सो आई एम ट्राइंग दैट अलॉन्ग विथ इट करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक के इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं, स्टैटिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी सब्जेक्ट से, मैं उन्हें भी एमसीक्यूज़ के थ्रू आप सभी को करा सकूं, ताकि आपका जो है करंट अफेयर्स और स्टैटिक में एक बैलेंस बन सके, ठीक है। सो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेज। अच्छा, इससे स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूरी बात मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जो मैं यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं ना, वो आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। अदरवाइज़ ऐसा क्या होता है कि जब एग्ज़ाम पास में होगा तब आपको एक साथ बहुत सारे लेक्चर्स को अटेंड करने में काफ़ी मुसीबत हो जाएगी, एंड देन यू वोंट हैव एनी टाइम टू रिवाइज। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड एज मच एज पॉसिबल, सो दैट जितने भी मतलब बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेज, मैग्मा ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए वोल्केनिक इरप्शन, मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मीटियोर्स, मटेरियल्स कलेक्टेड एट डिफरेंट डेप्थ्स ड्यूरिंग द डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो ये तीन तरीके के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव आर नॉट अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो आपको बताना है कि हमें अर्थ के इंटीरियर, हमारा जो पृथ्वी है इसके इंटीरियर से रिलेटेड हमें कोई भी अगर जानकारी निकालनी होती है तो इनमें से जो है कौन सा डायरेक्ट सोर्स नहीं है, ठीक है। नॉट अ डायरेक्ट सोर्स, ठीक है, जो नॉट अ डायरेक्ट सोर्स हमको बताना है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चंस के बाद आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा ताकि आप खुद से आंसर को गेस कर सकें, एंड आफ्टर दैट मैं इसका आंसर जो है आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए, हमारे और पृथ्वी का जो इंटीरियर है, ठीक है, हमारे पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट से जो उसका भीतर का जो एरिया होता है उस उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। आपको मैं पहले ये बता दूं कि दो तरीके कौन से होते हैं। एक होता है आपको डायरेक्ट, ठीक है, और एक होता है आपको इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट तरीका होता है ना, डायरेक्ट तरीके में बहुत दो तरीके के तरीके जनरली आते हैं। कैसे कौन से हो गए, जैसे कि डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, ये आपको डायरेक्ट सोर्स होता है, ठीक है। डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हो गया, ये आपको डायरेक्ट सोर्स होता है। उसी की तरीके से जैसे इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट होता है, वो भी डायरेक्ट सोर्स में हुआ। इसके अलावा जैसे हम मैग्मा ऑब्टेन करते हैं थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सभी जो हैं हमारे डायरेक्ट सोर्स की तरह आते हैं, डायरेक्ट सोर्स के अंदर में आती हैं। तो इसमें आप देखिए कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या है, मैग्मा ऑब्टेन फ्रॉम द वोल्केनिक इरप्शन। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि जो मैग्मा हो या फिर लावा हो, उसे हम जैसे वोल्केनिक इरप्शन से ऑब्टेन करते हैं, तो ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर में आता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, मटेरियल्स कलेक्टेड एट डिफरेंट डेप्थ ड्यूरिंग द डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया कि डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हो या फिर इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हो, तो ये भी डायरेक्ट सोर्स के अंदर में आता है। अच्छा देखिए, सेकंड ऑप्शन जो है ना, सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें क्या दिया है, मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम द मीटियोर्स। तो देखिए, जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था कि इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या क्या होता है, जैसे कि जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम द मीटियोर्स, ठीक है। इसके अलावा अर्थ का, हमारा जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है उसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, मैग्नेटिक और सिस्मिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। या फिर टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, अर्थ का जो डेंसिटी हो गया, तो इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करके कोई कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर में रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस चीज़ में क्या याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर में आपको डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट आता है, इसके अलावा इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट आता है, मैग्मा लावा ऑब्टेन फ्रॉम अ वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। इन तीन चीज़ को आप बेसिकली ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो भी जो जितने भी तरीके होते हैं ना जनरली, चाहे वो प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर से लेके हो गया, या फिर सिस्मिक एक्टिविटीज़ हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं
इवन जो मटेरियल्स हम मीटियोर से ऑब्टेन करते हैं ये भी जो है सब हमारे इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर में आता है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो गया। नॉट ए डायरेक्ट सोर्स पूछा था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इनडायरेक्ट सोर्स है, तो व्हाट विल बी द आंसर 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जियो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला क्या है, जियो मैग्नेटिक डाइपोल डज नॉट को इंसाइड विद द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेदर इट इज़ पैरेलल टू इट। ठीक है, तो जो जियो मैग्नेटिक डाइपोल है ये हमारे पृथ्वी का जो रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है, उससे मतलब कोइंसाइड नहीं करता है, रेदर ये उसके पैरेलल चलता है। पहले स्टेटमेंट का कहना ये है। सेकंड में क्या है, द अर्थ हैज़ मोर देन 2 मैग्नेटिक पोल्स, हमारे पृथ्वी का 2 से ज़्यादा मैग्नेटिक पोल है। थर्ड क्या है, करेंटली द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज़ इन साइबेरिया, अभी हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहाँ पर है, साइबेरिया में। और फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स स्वैप प्लेसेस ऑन अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या क्या होता है कि हमारे जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो अपना प्लेसेस जो है एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बताइए जियो मैग्नेटिज्म के रेफरेंस में आपको इन चारों स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखिए पहला स्टेटमेंट जो है, जियो मैग्नेटिक डाइपोल डज नॉट कोइंसाइड विद द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेदर इट इज़ पैरेलल टू इट, ये स्टेटमेंट जो है ये असल में गलत है। मैं बताता हूँ कैसे। जो हमारा अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, उसके पैरेलल में ये नहीं होता है। ठीक है, जो जियो मैग्नेटिक डाइपोल होता है ये उसके अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि जो 11 डिग्री एंगल पे टिल्टेड होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, कितना होता है, 11 डिग्री एंगल पे टिल्टेड होता है। जो जियोमैग्नेटिक डाइपोल होता है वो हमारे जो अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस है उससे टिल्टेड होता है कितने एंगल पे, 11 डिग्री एंगल पे। आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, 11 डिग्री। देन सेकंड स्टेटमेंट में क्या क्या गया है, द अर्थ हैज़ मोर देन 2 मैग्नेटिक डाइपोल्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। हमारे पृथ्वी का 2 से ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल्स होता है। ठीक है, 2 डोमिनेंट मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि 2 डोमिनेंट मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे क्वाड्रुपोलर पोल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसको आप कुल मिला के कितने होते हैं मैं बताता हूँ, कुल मिला के 8 होते हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि डोमिनेंट 2 होते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे क्वाड्रुपोलर पोल्स भी होते हैं, जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 8 क्वाड्रुपोलर पोल्स होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि करंटली द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज इन साइबेरिया। ठीक है, तो देखिए ये जगह लोकेशन गलत दी हुई है, असल में ये साइबेरिया में नहीं है, ये कनाडा में है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है अभी कहाँ पर है, कनाडा में। देन व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेटमेंट, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल स्वैप प्लेसेस ऑन ए जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या होता है, हमारा जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है वो अपना प्लेसेस जो है स्वैप करते हैं, मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सो व्हाट विल बी द आंसर, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 इज करेक्ट, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, our next question is consider the following statements regarding the interior of the earth। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट क्या है, बेरिस्फीयर इंक्लूड्स बोथ द मेंटल एंड द कोर। ठीक है, तो जो बेरिस्फीयर होता है उसमें दोनों मेंटल और कोर दोनों आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, द एस्थेनोस्फेयर इज प्रेजेंट एंटायरली इन द मेंटल। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि मोहरोविकी डिसकंटिन्यूटी फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द आउटर कोर एंड द मेंटल। तो बताइए कि हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है इनसे इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन से ना बहुत सारे बातें भी निकल के आती हैं, सो आई एम गिविंग यू टाइम, आप सोच के बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि जो हमारा अर्थ है ना, हमारा अर्थ का जो इंटीरियर है वो आपको मालूम होगा कि इसमें बहुत सारे कंसेंट्रिक लेयर्स होते हैं, जैसे कि लिथोस्फेयर हो गया, मिसोस्फेयर हो गया और बेरिस्फेयर हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ
कि जो हमारा, मैंने आपको बताया कौन क्या क्या होता है, लिथोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया और बेरिस्फीयर हो गया। ठीक है, तो जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो लिथोस्फीयर होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें हमारा क्रस्ट होता है, ठीक है, और अपर मेंटल होता है। क्रस्ट होता है और अपर मेंटल होता है। उसके बाद क्या आता है हमारा मिसोस्फीयर। ठीक है, मिसोस्फीयर में क्या होता है, इसमें हमारा लोअर मेंटल होता है। ठीक है, मिसोस्फीयर में हमारा लोअर मेंटल होता है। अब देखिए पॉइंट की बात आपको क्या याद रखनी है कि जो मिसोस्फीयर होता है ना, इसका जो अपर पार्ट होता है मेंटल का, वो मोल्टन स्टेट में होता है। ठीक है, और उसी को हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा मिसोस्फीयर है, ठीक है, मैं बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें जो है आपको क्लियर अप हो जाए। जो हमारा मिसोस्फीयर है उसका जो अपर पार्ट है, ठीक है, मेंटल का, उसमें वो किस स्टेट में होता है, वो मोल्टन स्टेट में होता है और उसी को हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे यही कहा गया है कि द एस्थेनोस्फीयर इज प्रेजेंट एंटायरली इन द मेंटल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मिसोस्फीयर का जो अपर पार्ट होता है मेंटल का, वो मोल्टन स्टेट में होता है और उसी को हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, बेरिस्फीयर। ठीक है, तो जो बेरिस्फीयर होता है इसके अंदर में दोनों तरीके के कोर आते हैं। ठीक है, आउटर कोर आ गया और इनर कोर आ गया। तो अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि लिथोस्फीयर, मिसोस्फीयर और बेरिस्फीयर ये तीनों किस तरीके से यहाँ पे बटे हुए हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर में क्या आता है आपको, लिथोस्फीयर में आता है आपको क्रस्ट और अपर मेंटल। ठीक है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। मिसोस्फीयर में क्या आ गया आपका, लोअर मेंटल। और बेरिस्फीयर में क्या आ गया, कोर आ गया, यानी कि आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेरिस्फीयर इंक्लूड्स बोथ द मेंटल एंड द कोर। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो बेरिस्फीयर है इसके में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें दोनों तरीके के कोर आते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। मेंटल इसके अंदर में नहीं आता है। ठीक है, तो मेंटल किस में आता है आपको, लिथोस्फीयर में आता है और मिसोस्फीयर में आता है। ठीक है, लिथोस्फीयर और मिसोस्फीयर में मेंटल आता है। चलिए थर्ड पॉइंट जो है ये मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं डिसकंटिन्यूटी क्या होता है ये मैं बता दूं। सो व्हाट इज़ डिसकंटिन्यूटी। देखिए डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि जो हमारा सरफेस होता है ना अर्थ का, वहाँ पे जो सिस्मिक वेव्स होते हैं वो क्या होता है, उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। सो बिकॉज ऑफ द सिस्मिक चेंज इन द वेलोसिटी, इस ये जो सरफेस पे जो सिस्मिक चेंज होता है वेलोसिटी में, इसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसके अलावा जो डिसकंटिन्यूटी है ये आपको बहुत ही अलग अलग तरीके की होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी हो गया, इसके अलावा गंटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होता है, फिर रेपेटी डिसकंटिन्यूटी होता है और मोहो डिसकंटिन्यूटी होता है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ईच एंड एवरी डिसकंटिन्यूटी वन बाय वन। सो सबसे पहले आपने जैसे यहाँ पे देखा कि लिथोस्फीयर, मिसोस्फीयर और बेरिस्फीयर, इन तीनों में किस तरीके से चीज़ें डिवाइडेड है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, कोर, मेंटल और क्रस्ट के डिवीजन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है, ठीक है, तो जो डिसकंटिन्यूटी होती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के डेंसिटी के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है, तो जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी। अच्छा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे लिख के बता सकूँ। ठीक है, तो जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये मैंने किसके बीच में बताया, अपर क्रस्ट के बीच में और लोअर क्रस्ट के बीच में। नेक्स्ट इज, जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो यही है जो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट में दिया गया है। नेक्स्ट इज, जो हमारे अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसे हम क्या कहते हैं, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। व्हाट इज इट, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। एंड द लास्ट वन इज गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि हमारा मेंटल और कोर के बीच में होता है। ठीक है, मेंटल और कोर के जो बीच में होता है इसे हम क्या कहते हैं,
गटनबर्ग, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये कितने टोटल 4 तरीके के डिसकंटिन्यूटी बताया मैंने आपको, कॉमरेड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी एंड गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। सो कॉमरेड डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। मोहो डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, then between upper mental and lower mental is repeated discontinuity, and the last one is between lower mental and the core, which is Gutenberg discontinuity. Now what is the third statement saying here? That the Mohorovich's discontinuity forms the boundary between the outer core and the mental. ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट के कहने का मतलब है कि जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है वो बाउंड्री कहाँ बनाते हैं, आउटर कोर और मेंटल के बीच में। बट यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द upper mental and the lower crust. ठीक है, so this statement is also wrong. So which of the above statements are incorrect? Clearly you can see the first statement and the third statements are incorrect, so answer will be option number B. Moving on, our next question is which of the following statements are correct? यहाँ पे दो statement दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा correct है। First is aluminum is the most abundant metal in the crust, and the second statement is oxygen is the most abundant element in the earth. ठीक है, तो बताइए इनमें से क्या होगा आंसर। देखिए, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है ना, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे एबंडेंट मेटल जो है ये एल्यूमिनियम ही होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसमें ट्विस्ट एक दे रखा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इट इज़ नॉट द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ। ठीक है, अगर अर्थ की बात करते हैं तो जो सबसे एबंडेंट एलिमेंट हमारे अर्थ में है वो है आयरन। ठीक है, अर्थ की अगर बात करते हैं तो सबसे एबंडेंट एलिमेंट क्या है हमारे अर्थ में, आयरन। लेकिन अगर अर्थ की जगह पे यहाँ पे अर्थ क्रस्ट लिखा रहता तब हमारा क्या हो जाता आंसर, तब हमारा आंसर ऑक्सीजन ही रहता। ठीक है, दैट इज एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट एंड ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अर्थ लिखा गया है, तो अगर अर्थ की बात करें तो सबसे एबंडेंट एलिमेंट क्या होता है, आयरन। इसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज़ अगर हम अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन जो है ये कितना है टोटल, बाय बेटेज ये कितना प्रेजेंट है, 46.60%। ओके, सो ऑक्सीजन जो है ये कितना हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, 46.60%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1 ओनली। Moving on to our next question, which of the following statements are correct? So there are two statements given here, you have to tell which of this is correct. पहला क्या है, lithification is a process of porosity destruction. ठीक है, and the next statement is both weathering and erosion are covered under the denudation. चलो बताइए इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, लिथिफिकेशन होता क्या है, आपको पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि लिथिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा लूज सेडिमेंट होता है ना, जो लूज अनकॉन्सोलिडेटेड टाइप सेडिमेंट होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो टर्न हो जाते हैं आपको सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, इसमें कौन कौन सा प्रोसेस, कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, CCR करके इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो लिथिफिकेशन को शॉर्ट टर्म्स में ऐसे ही डिफाइन किया गया है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पोरोसिटी डिस्ट्रक्शन। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बोथ द वेदरिंग एंड द इरोजन आर कवर्ड अंडर डेन्यूडेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि डेन्यूडेशन के अंदर में हमारा वेदरिंग और इरोजन जो है ये दोनों आता है। सो द राइट आंसर विल बी बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. First is nearly 90% of the crust is made up of igneous rock. Then second is graphite is a sedimentary rock. And third statement is saying that sedimentary rocks are formed by the lithification of denuded rocks. So you have to say which of the above statements are correct. बताइए इसका क्या होगा आंसर। देखिए पहला स्टेटमेंट जो है ना, नियरली 90% ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें कुल मिला के 90% जो होता है क्रस्ट वो किसका बना हुआ है, इग्नियस रॉक का।
देन सेकेंड इज ग्रेफाइट इज ए सेडिमेंट्री रॉक। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, ग्रेफाइट इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द लिथिफिकेशन ऑफ डेन्यूडेड रॉक्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, जो हमारे डेन्यूडेड रॉक्स होते हैं उनके लिथिफिकेशन के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं। आपको मालूम होगा कि रॉक्स जो हैं, इसके अलावा आपको किस बात को ध्यान में रखना है कि रॉक्स जो होते हैं आपके तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन से, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो तीन तरीके के रॉक्स होते हैं यहाँ पे, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। देखिए यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिया नहीं है, बट स्टिल यू शुड कीप इन माइंड कि जो भी इग्नियस रॉक हुआ या फिर सेडिमेंट्री रॉक हुआ, अगर उसमें आप ज़्यादा हीट और प्रेशर उसमें जब अप्लाई होता है ना, तो वो क्या होते हैं, वो अल्टीमेटली मतलब वो जाके मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑल द रॉक्स वेदर इट बी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर दे बिकम मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल अगर आप देखें तो सैंडस्टोन हो गया या सेल हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर में आते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरीके से बनते हैं, जो डेन्यूडेशन, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे जो डेन्यूडेशन की जो बात करी गई है, वेदरिंग और इरोजन की, बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू जो होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बनता है, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज फेल्डस्पर डिफरेंट फ्रॉम द पायरोक्सिन, ठीक है। तो जो फेल्डस्पर है वो पायरोक्सिन से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग करता है। What is the first statement is saying, pyroxene has a larger share than the feldspar in the composition of the earth's crust, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि पायरोक्सिन जो है उसका फेल्डस्पर से ज़्यादा शेयर है इन द कंपोजिशन ऑफ द earth's crust। एंड व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट सेइंग दैट pyroxene is green or black in color while feldspar is light cream or salmon is pink। So you have to tell which of the statements are correct। देखिए सबसे पहले मैं आपको फेल्डस्पर और पायरोक्सिन से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ कि फेल्डस्पर और पायरोक्सिन ये दोनों है क्या असल में, ठीक है। तो जो फेल्डस्पर है ना, वो असल में किन किन एलिमेंट से बना होता है, वो बना होता है, फेल्डस्पर बना होता है हमारा सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। आप ये चीज़ याद में रखिएगा, फेल्डस्पर जो है किसका बना होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। ये दोनों असल में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा आपको और भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। बट द कॉमन एलिमेंट्स इन द फेल्डस्पर आर सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग पायरोक्सिन इज दैट पायरोक्सिन जो है ये किसका बना होता है, आपको ये बना होता है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका से, ठीक है। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका, आयरन एंड सिलिका, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखना है, दोनों का फॉर्म कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं इनमें। सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड आपको किस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जो फेल्डस्पर है, ठीक है, फेल्डस्पर जो है वो कौन से कलर का होता है, इट इज़ लाइट क्रीम, ठीक है। लाइट क्रीम कलर का होता है फेल्डस्पर, और या फिर आप इसे सैल्मन पिंक भी कह सकते हैं, ठीक है। सैल्मन पिंक कलर का भी होता है। तो ये आप सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ भी है कि फेल्डस्पर इज़ लाइट क्रीम और सैल्मन पिंक, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। इसके अलावा पायरोक्सिन के कलर के बारे में क्या कहा गया कि इट इज़ ग्रीन और ब्लैक इन कलर, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। चलिए इसके अलावा जो फेल्डस्पर होता है ना, वो हमारे अर्थ क्रस्ट का ऑलमोस्ट 50% होता है, ठीक है। हमारे अर्थ क्रस्ट में जो 50% होता है ऑलमोस्ट, वो किस चीज़ का होता है, फेल्डस्पर, ठीक है। और बाकी जो 10% होता है वो होता है पायरोक्सिन। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो कहा गया है यहाँ पे, क्या कहा है कि पायरोक्सिन हैज़ ए लार्जर शेयर देन द फेल्डस्पर इन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज फेल्डस्पर इज हैविंग द लार्जर शेयर देन द पायरोक्सिन, ठीक है। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर है, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 is correct, so option number B is the right answer। Moving on, which of the following are correct in the context of the rock cycle, ठीक है। तो रॉक साइकिल से रिलेटेड आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स थ्रू कंटिन्यूस डेन्यूडेशन चेंज इनटू द इग्नियस रॉक्स। देखिए इसके बारे में तो मैंने आपको अभी पिछले 2-3 क्वेश्चंस में आपको अभी समझाया था। रॉक्स का जो क्वेश्चन था पीछे में, मैंने आपको बताया था कि डेन्यूडेशन के थ्रू क्या बनता है, आपको
सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। डेन्यूडेशन, जब इग्नियस रॉक्स में जो डेन्यूडेशन होता है जिसमें आपको वेदरिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसके थ्रू सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होता है, और वो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स के थ्रू नहीं होता, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है पहला बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स अपॉन मेल्टिंग इन द इंटीरियर चेंजेस इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो बताइए, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है अपॉन मेल्टिंग इन द इंटीरियर डज इट चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि इग्नियस रॉक्स अंडर हाई प्रेशर एंड हीट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है इग्नियस रॉक में या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्टेड, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स से कौन से यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं आपको बताना है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक से रिलेटेड है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, सबसे पहला है आपको रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सेकंड क्या है आपको फोलिएशन, ठीक है। तीसरा क्या है आपको एबंडेंट फॉसिल प्रेजेंस, और चौथा क्या है आपको बेंडिंग। तो बताइए इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा जो करेक्टरिस्टिक है मेटामॉर्फिक रॉक से रिलेटेड है। चलिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले कि जो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, जब मेटामॉर्फिजन होता है, तो जब मेटामॉर्फिजन प्रोसेस होता है, जबकि इग्नियस जो है, इग्नियस रॉक्स हो गया या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया, जब हाई प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में जब वो कन्वर्ट होते हैं ना मेटामॉर्फिक रॉक्स में, तब जो कंसोलिडेटेड रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है, पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर में रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। इसके अलावा जब मेटामॉर्फिज्म होता है ना, तो कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो कि लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो कि रॉक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम लाइनेशन भी कहते हैं, और लाइनेशन कह लीजिए या फिर फोलिएशन कह लीजिए, ठीक है। सो सेकेंड प्रोसेस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड देन कुछ तरीके के लेयर्स, कुछ जो रॉक्स होते हैं ना, वो लेयर्स इस तरीके का भी बनाते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे एक पतली लेयर हो गई, उसके बाद जो लेयर बना वो थोड़ा थिक टाइप का लेयर बन गया, एंड देन अगेन देयर विल बी थिन लेयर, एंड देन अगेन देयर विल बी थिक लेयर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स आप कहते हैं कि ऑल्टरनेटिंग थिन और थिक लेयर्स में जो है अलग अलग तरीके के ग्रुप, अलग अलग तरीके के जो लेयर्स फॉर्म होते हैं। तो ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बेंडिंग कहते हैं, ठीक है। और जो रॉक्स इसमें इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, इसे हम बेंडेड रॉक्स कहते हैं। सो आवर फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो राइट, दैट इज बेंडिंग इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मेटामॉर्फिक रॉक। इसके अलावा आपको जो थर्ड जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, एबंडेंट फॉसिल प्रेजेंस, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है, जब आपको इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, ठीक है, तो ऐसे में वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो इस ऐसे में क्या होता है कि जो उनका फॉसिल का जो प्रेजेंस होता है ना, वो फॉसिल जो है ऑलमोस्ट जो है ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है उसी में ज़्यादातर जो है फॉसिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो आवर थर्ड ऑप्शन here is wrong. The metamorphic rocks is not having the abundant fossil presence, ठीक है। So what is the right answer, 1, 2 and 4, that is option number C. Moving on to our next question. Consider the following statements about the minerals. तो यहाँ पे आपको मिनरल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, देर इज़ नो सिंगल एलिमेंट मिनरल फाउंड ऑन द प्लेनेट, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल देखकर ही पता चल रहा होगा कि गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट मिनरल तो है प्लैनेट्स में, जैसे कि सल्फ़र हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सल्फ़र हो गया, देन वी हैव गोल्ड, देन वी हैव कॉपर। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे तो हमारे सिंगल एलिमेंट मिनरल ही हैं। सेकंड क्या है, मिनरल्स कैन बी ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक,
ठीक है। मिनरल्स कैन बी ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। तो दो तरीके के मिनरल्स होते हैं, आपको मालूम होगा कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ये हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। एंड थर्ड क्या है, दे हैव एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर बट लैक अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल ऑर्डर में होता है, और इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ये मतलब डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, इसमें उन्होंने एक चीज़ गलत लिखा है। पहला तो स्टेटमेंट ठीक है कि दे हैव एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे जो लिखा है ना लैक अ डेफिनेट, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इनका बिल्कुल ही डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। सो आवर थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यू मस्ट कीप इन माइंड that the minerals are having an orderly atomic structure and they also have definite chemical composition and definite physical properties. So यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, दैट इज 1 and 3 इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ फिजिकल वेदरिंग। आपको बताना है इन चारों में से कि फिजिकल वेदरिंग के कौन से कॉजेज हैं यहाँ पर। पहला क्या है, रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग, सेकेंड इज फ्रॉस्ट एक्शन, थर्ड इज हाइड्रेशन, फोर्थ इज बायोटिक फैक्टर्स। तो बताइए कि फिजिकल वेदरिंग के अंदर में कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए, फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग में मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का, चाहे वो टेम्परेचर की वजह से हो, चाहे वो क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा चीज़ होगा जो फिजिकल वेदरिंग के अंदर में आएगा। सबसे पहला क्या है, रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारा फिजिकल वेदरिंग के अंदर में आता है। सेकेंड इज फ्रॉस्ट एक्शन, इट ऑल्सो कम्स अंडर फिजिकल वेदरिंग। थर्ड इज हाइड्रेशन, देखिए हाइड्रेशन जो है ये फिजिकल वेदरिंग के अंदर में नहीं आता है। एंड फोर्थ इज बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो दे डज नॉट कम अंडर फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी कई सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट हो गया। इसके अलावा आपको जो है टेम्परेचर चेंज होता है ना, रिपीटेड टेम्परेचर चेंज, वो भी आपका एक फैक्टर है जो कि फिजिकल वेदरिंग के अंदर में आता है। एनीवेज, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ इरोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं और उनको बताया गया है कि उनका वो क्या काम करते हैं, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो पहला क्या है आपको, कोरेजन। तो कोरेजन के बारे में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, वेयर एंड टीयर ऑफ द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल। अच्छा देखिए, ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे स्टेटमेंट पढ़ने में। पहला क्या है, कोरेजन। ठीक है, तो इरोजन के अंदर में ये आपको मालूम होगा कि जब जितना भी लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वेदर्ड मटेरियल्स का, ठीक है, इरोजन क्या होता है कि जब जितने भी वेदर्ड मटेरियल्स होते हैं जब वो एक जगह से दूसरे जगह पे मतलब हैवी मात्रा में ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसे हम इरोजन कहते हैं। तो इसके अंदर में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो कोरेजन के थ्रू हो, एट्रिशन के थ्रू हो, कोरोजन के थ्रू हो, या फिर हाइड्रोलिक एक्शन के थ्रू हो, या फिर प्लगिंग के थ्रू हो। ठीक है, तो कोरेजन क्या होता है, कोरेजन को हम एब्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, कोरेजन जो है इसे हम एब्रेशन भी कहते हैं। तो कोरेजन इज़ द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ द लार्ज मटेरियल्स। ठीक है, कोरेजन क्या होता है, इट इज़ द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ द लार्ज मटेरियल्स। ठीक है, सेकेंड इज व्हाट, एट्रिशन। एट्रिशन क्या होता है आपको, एट्रिशन इज एक्चुअली वेयर एंड टीयर ऑफ द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स। देखें, यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल इंटरचेंज कर दिया प्रोसेस को। कोरेजन इज द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ द लार्ज मटेरियल्स एंड एट्रिशन इज द वेयर एंड टीयर ऑफ द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स। एंड लास्ट तीसरे में क्या दिया गया, कोरोजन। कोरोजन इज द केमिकल रिएक्शन बाय वाटर विद द मटेरियल्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच्ड है। सो विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, आपने देखा 1 and 2 आर नॉट करेक्टली मैच, ओनली थर्ड इज करेक्टली मैच, सो डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रायोजोल्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे क्रायोजोल से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए, you have to tell which of the statements are correct. First is, these type of soils are found in the region of brackish water. ठीक है, एंड सेकेंड इज दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है इसमें क्या कहा गया है कि ये एक तरीके के सॉइल होते हैं जो कि ब्रैकिश वाटर वाले रीजन्स में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत है,
क्योंकि ये जो कोरोजल्स होते हैं ना, इसके अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आइस लेंसेज होते हैं, आइस लेयर्स होते हैं. सो दे आर नॉट फाउंड इन द रीजन ऑफ ब्रैकिश वाटर. ठीक है. एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड phosphorus. So this statement is also wrong. They are not rich in nitrogen and phosphorus. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीदर वन नॉर टू. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल डेवलप्स बिकॉज ऑफ इंटेंस लीचिंग. तो बताइए लीचिंग जो होता है वो कौन से सॉइल की वजह से होता है. देखिए, सॉइल से रिलेटेड ना आपको एग्जाम में बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है तो किसी भी तरीके का, चाहे वो लेटराइट सॉइल, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे असल में आपको एक एक सॉइल के बारे में जानना ज़रूरी है. इसके अलावा भी कुछ सॉइल्स होते हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करना ज़रूरी है. ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप एक एक सॉइल को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा. वैसे मैं यहाँ पे आपको कवर अप करा ही रहा हूँ. चलिए, तो बताइए इंटेंस लीचिंग जो है ये किस तरीके के सॉइल में होता है. तो ये होता है आपको कहाँ पे, लेटराइट सॉइल में. ठीक है. अच्छा, लेटराइट सॉइल जो होता है, इससे इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे आया है. तो लेटराइट सॉइल जो होता है ये कौन से एरियाज़ में डेवलप होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है. ठीक है. तो लेटराइट सॉइल्स आपके डेवलप होते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है. ठीक है. क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल. सबसे पहला बात तो आपको ये याद रखना है. ठीक है, कि लेटराइट सॉइल जो होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल में. और यही कारण है कि वहाँ पे इंटेंस लीचिंग भी होता है. चलिए, इसके अलावा आपको सेकंड चीज़ क्या याद रखना है कि वहाँ पे, क्योंकि देखिए रेन जो है काफ़ी मात्रा में होता है, हैवी रेन होता है, तो जो लाइम और सिलिका होता है वो क्या होता है, पानी के साथ बह जाता है. दैट इज़ लाइम एंड सिलिका लीस्ट अवे. ठीक है. तो बचता क्या है, अगर लाइम और सिलिका जो है अगर वो चला गया तो सॉइल्स में बचा क्या, आयरन ऑक्साइड बचा और एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स होंगे वो बच जाएंगे. ठीक है. तो आयरन क्या क्या बचेगा सॉइल में, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कंपाउंड. इसके अलावा जो सॉइल के अंदर में ह्यूमस कंटेंट होता है ना, उसे बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर काम कर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर भी यहाँ पे हाई है. सो बैक्टीरियाज विल बी देयर. ओके. एंड द बैक्टीरियाज दे थ्राइव ऑन द हाई कंटेंट ऑफ द हाई ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है. सो इस वजह से आपका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि ये जो सॉइल होंगे ना, इसमें आपको नाइट्रोजन हो गया, फिर फॉस्फेट हो गया और कैल्शियम हो गया. ठीक है. नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम. नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम, इन तीनों चीज़ों की जो मात्रा होगी इस सॉइल में, लेटराइट सॉइल में, ये क्या होगी, बहुत ही कम होगी. ओके. सो दीज सॉइल्स विल बी पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम. और इसमें एक्सेस कौन से चीज़ें होंगी, मैंने आपको बताया था कि आयरन ऑक्साइड हो गया, पोटेश हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें एक्सेस में होंगी. सो यही कारण है कि जो लेटराइट सॉइल होता है ना, ये कल्टीवेशन के लिए भी हमारा सूटेबल नहीं होता है. लेकिन फिर भी आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गया है. सो मैन्योर्स को यूज़ करके, फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके क्या किया जाता है, इस सॉइल को फर्टाइल बना दिया जाता है ताकि इस पर कल्टीवेशन किया जा सके. चलिए, इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान में क्या रखना होता है एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लेटराइट सॉइल्स है वे ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. सो आपको ध्यान में रखना है कि जो रेड लेटराइट सॉइल्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और इसके अलावा केरला में पाया जाता है. ठीक है. तमिलनाडु में, देन वी हैव आंध्र प्रदेश, देन वी हैव केरला. ठीक है. तो इन तीनों जगह का नाम जो है बेसिकली याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों जगह पे जो कैशियो नट्स होता है ना, आपने सुना होगा कि बहुत पॉपुलर है. जो कैशियो नट्स से रिलेटेड जो है आपको बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं. तो आपको ध्यान रखना होगा कि लेटराइट सॉइल जो होता है वहाँ पे कैशियो नट्स ग्रो किया जाता है. और ये जनरली कौन से एरियाज़ में स्प्रेड है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला. वैसे लेटराइट सॉइल जो है ये इसके अलावा और भी कई जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपको आसाम के जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया. ठीक है. उड़ीसा में भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट जो हमारे हाउस कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक्स यूज़ होते हैं ना, जो ईंट यूज़ किए जाते हैं, वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं, वो इन लेटराइट सॉइल के थ्रू ही डेवलप किया जाता है. ठीक है. तो मैंने आपको लेटराइट सॉइल से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पे बता दिए. इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपको लेटराइट सॉइल से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा. अदर देन दैट नन ऑफ द थिंग्स विल बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम. दिस इज़ मोर देन इनफ.
Okay, moving on to the next question. Consider the following features of the red and yellow soil found in India. Which of the above statements are incorrect? तो आपको बताना है कि ये तीन जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रेड एंड येलो सॉइल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो ये बिल्कुल सही है। जो हमारा रेड और येलो सॉइल होता है, रेड एंड येलो सॉइल, ये कहाँ पे डेवलप होता है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक में, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या बात याद रखना है रेड एंड येलो सॉइल के बारे में, कि ये उन एरियाज़ में डेवलप होता है जहाँ पे रेनफॉल जो है वो लो होता है, ठीक है, लो रेनफॉल, ठीक है। अब पिछला टॉपिक में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको लेटरेट सॉइल के बारे में बता रहा था, कि लेटरेट सॉइल के लिए जो रेनफॉल चाहिए होता है, इट मस्ट बी हाई रेनफॉल, एंड टेम्परेचर के लिए भी मैंने आपको बताया था कि इट मस्ट बी हाई टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रेड एंड येलो सॉइल है, ये इसके लिए रेनफॉल जो है लो चाहिए होता है, ठीक है। और ये किन किन जगहों पे पाया जाता है, ये आपको जो डेक्कन प्लेटू होता है उन सब एरियाज़ में आपको रेड एंड येलो सॉइल जो है पाए जाएंगे। इसके अलावा आपको वेस्टर्न घाट्स जो है वहाँ पे भी जो लोमी सॉइल होता है, रेड लोमी सॉइल, वो वहाँ पे पाया जाता है। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट डेवलप्स ए रेडिश कलर व्हेन इट इज़ इन हाइड्रेटेड फॉर्म। देखिए, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, बिकॉज जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो ये रेडिश कलर नहीं बल्कि येलोइश कलर फॉर्म करता है, ठीक है। when it is in hydrated form it develops a yellowish color, so our second statement is wrong. थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ओनली, ठीक है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये आपको डेक्कन प्लेटू में भी पाया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो हमारे गंगा प्लेन्स होते हैं ना, इन सब जगहों पे भी पाया जाता है। सो आवर थर्ड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। इसके अलावा आपको एक और जो बात इससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जैसे मैंने आपको पिछले लिटरेट सॉइल्स में भी जो चीज़ बताई थी, वही सेम चीज़ है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस हो गया, इन सभी चीज़ का जो कंटेंट होता है ना, ये इसके अंदर में बहुत ही कम होता है। यू कैन से दैट इट इज़ वेरी पुअर। और इसके अलावा जो रेड एंड येलो सॉइल्स होते हैं, ये जनरली ये क्या होते हैं, ये एक तरीके का फर्टाइल होता है, ठीक है। दे आर नॉर्मली फर्टाइल। लेकिन जो रेड एंड येलो सॉइल्स होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी डीप में पूछता है, इसलिए मैं आपको कुछ डीप चीज़ें बता रहा हूँ। एक होता है आपको फाइन ग्रेन्ड, ठीक है, फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल, और एक होता है आपको कोर्स ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। एक होता है आपको कोर्स ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल। तो जो फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल होता है ना, वो दे आर जनरली फर्टाइल। लेकिन अगर कोर्स ग्रेन्ड येलो सॉइल के बारे में अगर पूछा गया, तो वो उनका जो फर्टिलिटी होता है वो अच्छा नहीं होता, दे आर वेरी पुअर, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको रेड एंड येलो सॉइल से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। मूविंग ऑन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एलुवियल सॉइल इन इंडिया। देखिए, इसलिए आज का सेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं आज आपको स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो यहाँ पे कवर अप करा रहा हूँ। इससे आपको क्वेश्चंस बन के आएंगे एग्जाम में, मेरा बात मानिए। अगर इस टॉपिक से आता है तो 2 मार्क आपका यहाँ से पक्का है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, देन आई मेक श्योर कि अगर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपका इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एलुवियल सॉइल इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। यू हैव टू टेल विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? खादर इज द न्यू एलुवियम एंड इज डिपॉजिटेड बाय फ्लड्स एनुअली। तो आपने खादर और भांगर के बारे में तो क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि खादर जो है वो क्या होता है, न्यू एलुवियम होता है, ठीक है, और भांगर क्या होता है, हमारा ओल्ड एलुवियम होता है। चलिए, पहला स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि खादर इज़ द न्यू एलुवियम एंड इज़ डिपॉजिटेड बाय फ्लड्स एनुअली। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है? भांगर रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम डिपॉजिटेड नियर द फ्लड प्लेन्स, ठीक है। भांगर रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम, ये स्टेटमेंट सही कहा गया है। डिपॉजिटेड नियर फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स, ठीक है। नाउ सी, दिस इज रॉन्ग। ये फ्लड प्लेन्स के पास में डिपॉजिट नहीं होते हैं, दे आर डिपॉजिटेड एक्चुअली अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स, ओके। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, दे आर डिपॉजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट सेइंग? बोथ द खादर एंड भांगर सॉइल्स कंटेन कैलकेरियस कंक्रीशंस, ठीक है। तो इन दोनों सॉइल्स में आपको कंकड़ जो है पाए जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 3।
चलिए, इसके अलावा मैं आपको एलुवियल सॉइल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, मैंने आपको देखिए अभी तक मैंने आपको लेटराइट सॉइल के बारे में बताया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको किसके बारे में बताया था अभी? लेटराइट सॉइल के बाद मैंने आपको रेड एंड येलो सॉइल के बारे में बताया, और अभी मैं आपको एलुवियल सॉइल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से बन के आ सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो एलुवियल सॉइल्स हैं ये कहाँ पे आपको जनरली पाए जाते हैं, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं और रिवर वैलीज में पाए जाते हैं। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट इन आवर कंट्री, ठीक है, हमारे देश में जो टोटल एरिया है उसका 40%, ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा कि उसका जो 40% है वो किस ऑयल से कवर है? इट इज़ कवर्ड विथ एलुवियल ऑयल, ठीक है, इट इज़ कवर्ड विथ एलुवियल ऑयल। ये जो ये एलुवियल सॉइल, ठीक है, तो ये जो सॉइल्स हैं ये आपको कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं? तो नदियों के थ्रू, जो स्ट्रीम्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, ठीक है, इसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि राजस्थान में एक छोटा सा जो नहर कॉरिडोर है वहाँ से ये कहाँ तक जाते हैं? गुजरात तक, ठीक है। इसके अलावा ये जो होते हैं इसके बारे में वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, मैंने पिछले जैसे बहुत सारे एग्जाम दिए हैं तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा आता था कि द एलुवियल सॉइल्स दे वेरी फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले, ठीक है, इस तरीके का एक स्टेटमेंट भी लिखा आता है एज मच आई रिमेंबर। तो यू मस्ट कीप इन माइंड दिस थिंग ऑल्सो दैट द एलुवियल सॉइल्स दे वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले। चलिए बात करते हैं इसके न्यूट्रिएंट के बारे में कि एलुवियल सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट है, कैसे है। मैंने आपको जैसे पिछले में बताया कि फॉस्फोरस जो है, पोटेश जो है, ये सब जो है काफ़ी लो मात्रा में है। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि एलुवियल सॉइल जो होता है ना, दे आर रिच इन पोटेश, ठीक है। व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट एलुवियल सॉइल आर रिच इन पोटेश बट दे आर पुअर इन फॉस्फोरस, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। पोटेश जो है इसमें मात्रा ज़्यादा है, बट अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो इसमें जो है मात्रा कम है, ठीक है। और खादर एंड भांगर के बारे में तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि खादर जो है ये क्या होता है? नया एल्यूवियम होता है, और जो भांगर होता है ये क्या होता है? हमारा ओल्ड एल्यूवियम होता है। जो खादर होता है ये क्या करते हैं? ये भांगर की तरह नहीं होता। भांगर में जैसे होता है ना कि जो डिपोजिशन होती है, मैंने आपको बताया कि दे आर अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स, बट इसमें जो खादर होता है इसमें अवे दे आर नॉट अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स, दे आर डिपॉजिटेड बाय द फ्लड्स, और ये बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कंकड़ वाली बात यहाँ पे बताई गई है कि जो खादर और भांगर सॉइल से इन दोनों में आपको कैलकेरियस कंक्रीशंस पाए जाते हैं जिसे हम कंकर कहते हैं। सो दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड विद रिस्पेक्ट टू द एलुवियल सॉइल इन इंडिया, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सॉइल्स इन इंडिया? तो यहाँ पे आपको हमारे सॉइल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला क्या है? द ब्लैक सॉइल आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल, ठीक है। तो जो ब्लैक सॉइल होता है वो किस तरीके का होता है? क्लेई होता है, डीप होता है, इम्परमिएबल होता है, ठीक है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है दैट द ब्लैक सॉइल्स आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ये जनरली आपको डेक्कन प्लेटो में मिलता है ब्लैक सॉइल। डेक्कन प्लेटो का जो मैक्सिमम एरिया है ना, वो आपको ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। यानी डेक्कन प्लेटो का एरिया जैसे कौन कौन आ गए हैं, कौन से स्टेट्स आ गए यहाँ पे? महाराष्ट्र पड़ गया, ठीक है, मध्य प्रदेश पड़ गया, गुजरात पड़ गया, आंध्र प्रदेश पड़ गया, और तमिलनाडु का कुछ पार्ट जो है वो भी पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रेड एंड येलो सॉइल्स आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। तो ये तो पॉइंट मैंने आपको बिल्कुल डिक्टो आपको जब पहले पिछला क्वेश्चन कराया था, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन, वहाँ पे आपको बताया था। व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट? द सैंड कंटेंट इन द एलुवियल सॉइल डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये असल में गलत है, ठीक है। ये असल में इन्होंने उल्टा लिख दिया है, क्योंकि एलुवियल सॉइल में जो सैंड कंटेंट होता है इट एक्चुअली डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये असल में वेस्ट टू ईस्ट जो है डिक्रीज होता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको कम मिलता है, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। द फोर्थ स्टेटमेंट इज लेटराइट सॉइल आर द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, ठीक है। ये तो आज का एक एमसीक्यू ही बेस्ड था इसके ऊपर कि इंटेंस लीचिंग जो है कौन से सॉइल में होता है, तो लेटराइट सॉइल में होता है। सो विच इज़ द रॉन्ग ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। Moving on to our next question, rice, ragi, sugarcane and cashew nuts are cultivated mainly on which of the following soils? तो बताइए कि राइस, रगी, सुगर केन एंड कैश्यू नट्स जो हैं
ये आपको कौन से सॉइल में इनका कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वन लाइनर। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब सॉइल के बारे में पढ़े तो कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल दिमाग में आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना होगा रिगार्डिंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉइल कि उनका जो कंटेंट है, जैसे कि फॉस्फोरस पोटेस क्या मिनरल कंटेंट है, क्या उनमें किस चीज़ में वो रिच है, किस चीज़ में वो पुअर है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा कौन से एरियाज़ में कौन से स्टेट्स में कौन सा सॉइल मतलब पाया जाता है, आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जैसे कौन से सॉइल में कौन से चीज़ का प्लांटेशन होता है, क्या होता है, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप सॉइल से रिलेटेड ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं देन एग्ज़ाम में आपको 2 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इस टॉपिक से। चलिए, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो राइस, रगी, शुगर केन और जो कैश्यू नट्स हैं, ये मेनली कौन से तरीके के सॉइल्स में पाए जाते हैं। सो द आंसर इज लेटराइट सॉइल। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। तो यहाँ पे आपको 4 तरीके के फीचर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये जो फीचर्स हैं ये आपके कौन से सॉइल से रिलेटेड हैं। पहला क्या है, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एक्सेट्रा। देखिए आपका जो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया है ना, अगर आपने सॉइल्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आपको पहला स्टेटमेंट देखकर ही पता चल जाएगा कि ये असल में सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स के बारे में ही कहा गया है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये सब जो एरियाज़ है ना, इनका जो ड्रायर पार्ट है वहाँ पे ये सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स है, ये पाए जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड और क्या क्या इसके फीचर्स हैं इस सॉइल के, उसको देख लेते हैं। सेकंड में क्या कहा गया है कि दीज सॉइल्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। इस सॉइल का अलग अलग नेम है, जैसे रे, कलर, उसारा एक्सेट्रा। चलिए, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल्स नेम से ही आपको मालूम होगा कि दे हैव मोर सॉल्ट लार्जली बिकॉज ऑफ द ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच दे हैव मोर सॉल्ट। देन सी वाटर इंट्रूजन इन द डेल्टास प्रमोट देयर अकरेंस। ठीक है, तो डेल्टास में जो इनका सी वाटर जो है उनके इंट्रूजन की वजह से जो इनका अकरेंस है वो बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल से रिलेटेड है। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड फॉर्मिंग रेडिकल silicon igneous rocks are divided into the acidic rock and basic rocks. Consider the following statements regarding this. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसिडिक रॉक्स एंड बेसिक रॉक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या है कि एसिडिक रॉक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई कंटेंट ऑफ सिलिकॉन। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको मालूम होगा कि जो एसिडिक रॉक्स होता है उसमें अराउंड 80%, ठीक है, उसमें आपका 80% जो होता है अप्रॉक्सीमेटली, वो किस चीज़ का होता है, क्या कंटेंट होता है, सिलिका कंटेंट होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, एसिडिक रॉक्स कंस्टिट्यूट द सीमा पोर्शन ऑफ द क्रस्ट। देखिए दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो एसिडिक रॉक्स होता है ना, इसमें सीमा पोर्शन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सी आल पोर्शन होता है। आपने सी आल और सीमा के बारे में आई होप पढ़ा होगा। सी आल इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड सीमा इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जहाँ भी एसिडिक रॉक के बारे में आता है वहाँ पे क्या आएगा, सी आल। ठीक है, और जहाँ पे बेसिक रॉक के बारे में आता है वहाँ पे आना चाहिए सीमा। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट, बेसिक रॉक फ्लोस एंड स्प्रेड फार अवे एंड गिव्स राइज टू द प्लेटोज। ठीक है, तो बेसिक रॉक्स के बारे में ये कहा गया है कि ये जो है काफ़ी दूर दूर तक फैलते हैं और ऐसे में प्लेटोज जो हैं डेवलप होते हैं। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसका इनकरेक्ट क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। चलिए, एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स से रिलेटेड और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसिडिक रॉक्स होते हैं ना, इससे जनरली क्या होता है कि जो मैग्मा होता है, ठीक है, ज़्यादा इसमें सिलिकॉन कंटेंट जो है आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 80% सिलिकॉन कंटेंट होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हम इसमें मैग्मा होता है ना, वो बहुत जल्दी ठंडा होता है, और जल्दी ठंडा होने की वजह से, जल्दी कूल अप होने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, और ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं होता, इसलिए क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं एसिडिक रॉक्स की वजह से। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट आपको बेसिक रॉक्स के बारे में तो यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट में बता ही रखा है। इसमें होता क्या है कि जो सिलिका है ये इसका आधा होता है। ठीक है, एसिडिक रॉक्स में 80% है, तो इसमें सिलिका जो होता है अप्रॉक्सीमेटली ये होता है नियर टू 40%। तो इसी वजह से जो जो मॉल्टन मटेरियल्स होते हैं ना, वो मतलब ठंडा होने में उनको काफ़ी टाइम लगता है और वो स्प्रेड होते जाते हैं, और ऐसे में होता क्या है कि प्लेटूज जनरेट हो जाता है।
ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड विथ रिस्पेक्ट टू एसिडिक एंड बेसिक रॉक्स. मूविंग ऑन, कजिनसरा लेक इज़ लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. देखिए कजिनसरा लेक जो है, ये बताइए ये हमारे किस पड़ोसी देश में जो है ये लेक सिचुएटेड है. तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, नेपाल. ठीक है, कजिनसरा लेक जो है ये कहाँ पे है, नेपाल में लोकेटेड है. देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, इस वजह से क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ कि नेपाल में इस लेक को रिकॉग्निशन दिया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक, ठीक है, अभी तक जो सबसे दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट लेक था वो कौन सा लेक था, तिलिचो लेक. ठीक है, तिलिचो लेक जो था अभी तक पूरा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लेक था. लेकिन अभी अगर इसको रिकॉग्निशन दे दिया गया, अगर इसे डिस्टिंक्शन दे दिया जाता है तो ये तिलिचो लेक से भी हाईएस्ट लेक हो जाएगा. और इसकी जो एल्टीट्यूड है ना वो कितनी मानी जा रही है, 5200 मीटर्स. ठीक है, बट ये अभी क्योंकि कंफर्म नहीं है कि इसका एल्टीट्यूड 5200 मीटर्स है ही, इसी वजह से एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली अभी कंफर्म नहीं हुआ, ऐसा माना जा रहा है. ठीक है, कि इसका जो एल्टीट्यूड है 5200 मीटर्स है. और जो लोकल जो नेपाल के लोग होते हैं ना वो इस लेक को क्या बोलते हैं, कजिनसरा लेक को क्या बोलते हैं, सिंगर. ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी में आज दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. तो जो लोकल लोग होते हैं वो क्या क्या नाम देते हैं इसको, इस लेक को, सिंगर. चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग श्राइन्स ऑफ द चार धाम इन द वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर. तो यहाँ पे आपको चारों धाम के नाम दिए गए हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ. आपको इसको अरेंज करना है इन वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में. ठीक है, यू हैव टू अरेंज दिस इन वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर. तो चलिए बताइए कि इसका क्या आंसर होगा. देखिए जो चारों धाम यहाँ पे दिए गए हैं इसमें सबसे वेस्ट में आपका होगा यमुनोत्री. ठीक है, सबसे वेस्ट में पड़ता है आपका यमुनोत्री. उसके बाद आएगा आपका केदारनाथ. ठीक है, क्या आएगा नेक्स्ट, केदारनाथ. केदारनाथ के बाद आएगा आपका गंगोत्री. गंगोत्री के बाद क्या आएगा आपको, बद्रीनाथ. ठीक है, इसे आप याद रखिएगा. सबसे पहले क्या आया, यमुनोत्री, देन हमारा क्या आता है, केदारनाथ, देन वी हैव गंगोत्री एंड देन वी हैव बद्रीनाथ. ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के. मैच लिस्ट वन स्टेट्स ऑफ इंडिया विथ लिस्ट टू मेजर माउंटेन पासेज. ठीक है, तो हमारा इसमें पहले लिस्ट में कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं और दूसरे लिस्ट में हमारे कुछ माउंटेन पासेस के नाम दिए गए हैं. आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में मैच करना है. चलिए, तो पहला क्या है आपको, सिक्किम. तो सिक्किम में आपको देखिए, सिक्किम जो है मैं यहीं पे मैच द फॉलोइंग कर देता हूँ. सिक्किम जो है ये किससे है, नथुला पास कहाँ पे, सिक्किम में. फिर आपका लिपू लेक पास, ये सिपकिला पास कहाँ पड़ता है आपको, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है. जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा पड़ता है आपको, जोजिला पास पड़ता है. और लिपू लेक पास जो है ये कहाँ पड़ता है हमारा, उत्तराखंड में पड़ता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं. इसके अलावा भी कुछ पासेस हैं, मैं किसी दिन उसके लिए अलग से सेशन लेकर आऊँगा. और सारे पासेस का आप या तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया करूँगा. ठीक है, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड हियर इज़ दैट नथुला पास है वो कहाँ पर है, सिक्किम में. सिपकिला पास कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में. जोजिला पास कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में. एंड लिपुलेख पास इज इन उत्तराखंड. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चिलिका लेक. तो चिलिका लेक से रिलेटेड यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. क्या क्या है, पहला स्टेटमेंट में क्या कहा गया, इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन इंडिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन द वर्ल्ड. सो दिस इज द one of the most common statement asked in every exam, be it UPSC or SSC. They ask generally which is the second largest coastal lagoon in the world. So it is what, चिलिका लेक. चिलिका लेक कहाँ पे, उड़ीसा में. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया, द नलाबन आइलैंड विद इन द लगून इज क्लासिफाइड एज ए बर्ड सेंचुरी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, तो इस लगून के अंदर में जो नलाबन आइलैंड आता है इसे क्या एज ए बर्ड सेंचुरी माना गया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2. मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन टुडे, व्हाट इज इट, स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज. ठीक है, तो बताइए स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर जो है ये कौन से दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है. तो आपको याद रखना होगा कि जो स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर है ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरेनियन ओशियन को. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. बिकॉज ये जो स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर है ना ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट के तरीके से काम करता है. जितने भी शिप्स आपको एशियाटिक शिप्स जो हो गए यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो ये बिल्कुल
इस रास्ते से होते हुए जाना पड़ता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पॉइंट। और यही कारण है कि जो यूके है ना, उसने अपना एक नेटाल और जो मिलिट्री बेस है, नेवल और मिलिट्री बेस जो है यहाँ पे सेटअप कर रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच कंट्री हैज सेट अप अ मिलिट्री बेस है, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट यूके हैज़ डन दिस। तो चलिए आज का जो सेशन है हम इसे यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और ज्योग्राफी से रिलेटेड आपने देखा कि बहुत सारे हम हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एमसीक्यूज़ तो कर ही रहे हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज़ हम क्या कर रहे हैं कि एमसीक्यूज़ में जो टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा गया है ना, वो टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हो, चाहे वो स्टैटिक पार्ट से क्या चीज़ें हैं, मैं वो सारी चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ। इससे होगा क्या कि यू आर एबल टू कवर अप द करंट अफेयर स्टैटिक पार्ट एज वेल एज व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन द एग्ज़ाम। आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा एंड वेल सिटिंग इन द एग्ज़ाम आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। आई एम डूइंग दिस बिकॉज मेरा पिछला 3-4 साल का एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। सो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ रहे हैं उन्हें एग्ज़ाम में किसी तरीके की परेशानी ना हो एंड दे आर एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम विथ गुड मार्क्स। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सेशन जो है समझ में आया होगा, बिल्कुल एक एक चीज़। और मैं जल्दी अपने अगले सेशन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट दूंगा। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर सब अटेंड नहीं किया है, मैं उन लोगों से बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो के जो प्लेलिस्ट सेक्शन है चैनल का, उसमें जाइएगा, वहाँ पे मिशन यूपीएससी 2020 लिखा हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप प्लीज़ एक एक को गो थ्रू कर लीजिए। दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए यहाँ का सेशन हम आज का जो क्लास है यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जितने भी यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं ना, उन सभी को प्लीज़ आप शेयर कीजिए, बिकॉज ये एक नया प्लेटफॉर्म है। सो अभी बहुतों को इस चैनल के बारे में मालूम नहीं है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में बता सकें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज फॉर देम ऑल्सो। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। थैंक यू वेरी मच।